नमस्कार दोस्तों। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, एक बार फिर इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इन दिनों बहुत अच्छी किताबें पढ़ने में आ रही हैं और जब किसी अच्छी किताब को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि उस किताब पर आपके साथ चर्चा जरूर की जाए और फिर जब समय मिलता है तो आपके दरबार में उपस्थित हो जाता हूं उस किताब के पर चर्चा करने के लिए। हर बार नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जब लगता है तो वहां से बहुत सारी किताबें लेकर आता हूं, कई मित्रों की, कई प्रिय लेखकों की, और फिर साल भर उन किताबों को धीरे धीरे पढ़ा जाता है, उन्हें समझा जाता है, उन्हें गुना जाता है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई किताब मुझे इतनी पसंद आई है कि मुझे उस पर चर्चा करना चाहिए, तो फिर मैं उस किताब को लेकर कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें इस कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं। आज भी ऐसी ही एक किताब पर आपके साथ चर्चा करना है। ये किताब भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित होकर आई और ये किताब लेखक का पहला उपन्यास है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी एक किताब लिखी है, लेकिन वो उस किताब को हम संस्मरण या दूसरी विधाओं में रख सकते हैं। एक पूर्ण रूप से उपन्यास की विधा में उनका ये पहला और बहुत सशक्त प्रयास है। हालांकि वो मेरे बहुत प्रिय कथाकार हैं और विशेषकर संस्मरण लिखने में उनका कोई सानी नहीं है। मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर जैसे बड़े और दिग्गज लेखकों के साथ रहकर उन्होंने अपने कलम को मांझा है और उन्होंने उनके साथ बहुत लेखन का कार्य किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस लेखक ने मनोहर श्याम जोशी और कमलेश्वर जी जैसे लेखकों के साथ रहकर लिखा हो, उस लेखक की लेखनी में क्या अलग प्रभाव होगा। मैं आज बात कर रहा हूं प्रभात रंजन, हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण कथाकार हैं, जानकी पुल जैसी कहानी से चर्चित कथाकार। और उसके बाद जानकी पुल उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया, जो ब्लॉग आज हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर, एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहा है। और प्रभात रंजन का ही एक उपन्यास राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आया है, किस्सा ग्राम। किस्सा ग्राम इससे पहले उनका एक कहानी संग्रह XY का Z मैं पढ़ चुका हूं और उस संग्रह की कहानियां कुछ बहुत अलग तरह की कहानियां थी। मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, इसी कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा भी की थी। ये उपन्यास उसी कहानी संग्रह की एक कहानी, छोटी सी कहानी थी, उस कहानी का एक विस्तार है। और जब हम किसी कहानी को उपन्यास में बदलते हुए देखते हैं, तब अगर आप कहानी के भी उतने ही प्रशंसक रहे हैं और कहानी आपको उतनी ही पसंद आई हो, और जब आप उसको उपन्यास के रूप में विस्तार देखते हैं, तो सबसे पहले ये तलाश करते हैं कि वो कहानी कितने अच्छे तरीके से एक उपन्यास का रूप ले पाई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो उपन्यास है, ये उस कहानी से कई ज्यादा अच्छा बना है। और उस कहानी को उपन्यास में बदलने का जो मेरे जैसे पाठक के मन में जो प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर ये प्रदान करता है। राजपाल एंड सन्स से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित होकर आया है। 112 पेजों का उपन्यास है, 199 रुपए इसकी कीमत है और प्रभात रंजन इसके लेखक हैं। इसके कवर पर हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखा है, समय की संक्रामकता और परिवेश की महीन दृश्यात्मकता के बीच की आयरनी की जीवंत कथा। आज मैं इसी किस्सा ग्राम पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। जैसा इसका नाम है किस्सा ग्राम, तो हमें ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से किस्सा गोई की कला और एक जब रात के अंधेरे में जब हम लोग बैठकर किसी किस्सा गो से किस्से सुनते थे, तो उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और सुनाने का उसका अंदाज, वो सब इस किताब में मिलना चाहिए और यकीनन मिलता है। इस किताब को पढ़ते हुए कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कहीं किसी ठंड की बहुत कपकपाती हुई ठंड से भरी हुई
अंधेरी रात में बैठे हैं और कहीं दूर एक चबूतरे पर, जिसको इस कहानी में, इस उपन्यास में चौतरा कहा गया, हमारे यहाँ भी इधर मालवा अंचल में भी चौतरा ही कहा जाता है, तो चौतरे पर बैठा हुआ है किस्सा गो है और उसके सामने एक अलाव जल रहा है और नीचे हम सब बैठे सुन रहे हैं उस कहानी को। किस्सा ग्राम बाहर से देखने में बहुत एक रेखीय कहानी लग सकती है, लेकिन ये बहुपर्तीय कहानी है। ये कहानी कई सारे रूपकों को अपने साथ लेकर चलती है। हिंदी में राजनीतिक उपन्यास लिखने का जरा कम चलन है। कहीं उसमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक उपन्यासों को पाठक नहीं मिलेंगे या कई दूसरे कारण हो सकते हैं। हिंदी में ज्यादातर प्रेम के इर्द गिर्द कथाएं बुनी जाती हैं, सामाजिक सरोकारों के इर्द गिर्द कथाएं बुनी जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक सरोकारों को हिंदी कथाकार अपने कहानियों में, उपन्यासों में उठाते रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि राजनीति पर और राजनीतिक उपन्यास या राजनीतिक कहानियां लिखना, ये हमारे यहाँ थोड़ा प्रचलन कम है। हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं। तब हम क्या इस उपन्यास को राजनीतिक उपन्यास कहेंगे? हां, कह सकते हैं। ये कई सारे रूपकों को गढ़ता है। ये उपन्यास कई इशारे करता है, हमारे समय और हमारे राजनीतिक परिवेश पर बहुत सारे प्रश्न उठाता हुआ चलता है। धर्म का राजनीति में उपयोग, राजनीति करने वालों के आपसी द्वंद्व और किस तरह छोटे छोटे वो मुद्दे जो बहुत जरूरी नहीं है उनको बड़े इश्यूज बनाकर चुनाव में उतर जाना, और उन छोटे छोटे इश्यूज के फूले हुए गुब्बारों के पीछे जनता के जो असली सरोकार हैं, जनता की जो असली परेशानियां हैं, वो सब पीछे छिपे रह जाना। ये एक बड़ा प्रश्न ये उपन्यास उठाता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम हमारे गांवों, हमारे कस्बों, हमारे शहरों में चुनावों के दौरान जो कुछ भी घटता है उस सब का एक बहुत सटीक चित्रण देखते हैं। और इसको पढ़ते हुए, चूंकि मैं भी एक छोटे कस्बे से आता हूं, तो उस छोटे कस्बे की राजनीति में जो द्वंद्व चलते हैं उन सब का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। और वो जो छोटे छोटे इश्यूज को उठाकर उनको बड़ा बना देना और जनता को ये बताना कि असल इश्यूज तो यही हैं, आपकी भूख, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपकी बेकारी, ये कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। असल समस्याएं वो हैं जिनको हम इस चुनाव में उठा रहे हैं। ये उपन्यास बहुत सही समय पर आया है। हमारी भारतीय राजनीति यूं तो हमेशा से ही अगर हम आजादी के बाद से या आजादी के पहले से भी देखकर अभी तक चलते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति हमेशा कुछ बेकार से इश्यूज को चुनाव के समय उठाकर उन पर चुनाव लड़ने की कहानी है। लेकिन इन दिनों ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इन दिनों चुनाव आते से ही कुछ ऐसी चीजें हवा में लहराने लग जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि पूरा चुनाव उसी पर केंद्रित हो जाता है। किस्साग्राम में भाई प्रभात रंजन ने इस एक बहुत बड़ी समस्या को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। और इस किस्से को सुनते समय हम ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे छोटे से कस्बे में पहुंच गए हैं जहां चुनाव चल रहे हैं। ये एक बहुत सरल सी कहानी बाहर से दिखती है, लेकिन वही बात है कि लेखक के पास अगर अपनी ताकत है तो वो एक छोटी सी और सरल सी दिखने वाली कहानी को भी बहुत ऐसी कहानी बना देता है कि जहां पर बहुत अलग अलग परतों में अलग अलग विचारों पर बातें होने लग जाती हैं। प्रभात रंजन की ये कहानी यूं तो छकौरी पहलवान की कहानी है। छकौरी पहलवान जो अब तक 56 दंगल जीत चुके हैं, जो उस इलाके के हीरो हैं, और गुरु सुमंत पहलवान की शागिर्दी में उन्होंने अखाड़े के दांव पेच सीखे हैं, और वो उनका पूरे इलाके में डंका बज रहा है।
और ये कहानी भारत नेपाल सीमा के किसी एक छोटे गांव की कहानी है। और उस छोटे छोटे से गांव में एक राम सेवक उच्च विद्यालय है। राम सेवक उच्च विद्यालय में, जैसा कि भारत में प्रभात रंजन अपने छोटे छोटे वाक्यों से, अपने छोटे छोटे से जुमलों से पाठक को बीच बीच में आनंदित करते हुए चलते हैं। जैसे उन्होंने यहां लिखा है कि ये विद्यालय जो था वो एक शिक्षा का मंदिर था, तो चूंकि शिक्षा का मंदिर था तो वहां मंदिर होना जरूरी है। तो वहां एक चबूतरा बना जिसको चौतरा कहा। वहीं के चौकीदार ने एक चौतरा पर बनाकर उसमें हनुमान जी की स्थापना कर दी। छकौरी पहलवान जब पहला दंगल लड़ने गए तो उस चौतरे वाले हनुमान जी के पांव की मिट्टी सर पे लगाकर गए और उस दंगल को जीत लाए। और दंगल को जीतकर जब लाए तो जो गदा उन्हें मिली, वो गदा उन्होंने हनुमान की प्रतिमा को भेंट कर दी। और तब से उस मंदिर का बड़ा यश हो गया, प्रसिद्धि हो गई। ये भारत की बहुत आम प्रचलन में ये भारत में है कि किसी भी जगह धार्मिक स्थल की अगर एक बार कोई बात बाहर आ जाती है तो जनता की वहां भीड़ लगने लग जाती है। प्रभात रंजन यहां पर एक और बड़ी प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनमानस आमतौर पर बहुत डरा हुआ है, और डरा हुआ है अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने अपनों को लेकर। और वो डर उसको हर उस दरवाजे पर ले जाता है जहां के चमत्कार की कोई ना कोई कहानी उसने सुन रखी है। उपन्यास के शुरू होते ही एक बड़े प्रश्न को प्रभात रंजन उठा देते हैं कि ये जो धर्म का व्यापार है, ये धर्म का व्यापार असल में चमत्कारों की कहानियों से चल रहा है। कोई भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई ना कोई चमत्कार की कहानी हवा में फैला दी जाती है और उसके बाद होता यह है कि वहां भीड़ जुटने लग जाती है, जैसा कि चौतरे वाले हनुमान के साथ होता है। छकौरी पहलवान आसपास के इलाके में प्रसिद्ध हो गए हैं, उनका यश हो गया है, तो वो कहा जाता है कि चौतरे वाले हनुमान के कारण ऐसा हुआ है। तो उस चमत्कार को नमस्कार करने हर कोई दौड़ पड़ता है। वहां भव्य मंदिर बन जाता है और पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब उसी तरह से शुरू हो जाता है जिस तरह से हम भारत में अमूमन देखते हैं। प्रभात रंजन के मैंने व्यंग नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जब हम व्यंग के शून्य काल में जी रहे हैं, जब हमारे चारों तरफ व्यंग के नाम पर एक बड़ा शून्य है, तब प्रभात रंजन जैसे लोग ऐसे उपन्यासों से उस शून्य को भर सकते हैं। इस उपन्यास में एक जो अंतर्निहित व्यंग की धारा है, वो आपको कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्नों से जोड़ती हुई चलती है और वो आपको बेचैन करती है। इन दिनों जो एक अमूमन व्यंग की एक परिभाषा हो गई कि जिसको पढ़कर आप हंसें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसे व्यंग का कहने लगे हैं लोग। लेकिन व्यंग वो होता है जो आपको बेचैन कर देता है, जो आपको परेशान कर देता है और आप एक पहलू पर नहीं बैठ पाते उसे पढ़ने के बाद, तब ऐसा लगता है कि वो व्यंग है। तो प्रभात रंजन ने इस उपन्यास की शुरुआत में उस व्यंग की पहचान करवाई है और उस मंदिर के बहाने उस व्यंग की पहचान कराई है कि कैसे रातों रात एक मंदिर इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि लोगों की भीड़ लगने लग जाती है। और फिर जहां से ये कहानी शुरू होती है छकौरी पहलवान की पराजय के साथ। जनकपुर नेपाल के दंगल में जब वो अपना 57वां दंगल खेलने गए, तब वो पराजित हो जाते हैं और पराजित होते हैं और उसके बाद लापता हो जाते हैं। छकौरी पहलवान का लापता होना और चौतरे वाले हनुमान जी के मंदिर की प्रतिमा को किसी के द्वारा गिरा दिया जाना, ये सब एक साथ घटते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि उस पराजय के कारण छकौरी पहलवान ने ही हनुमान जी की प्रतिमा गिरा दी है। यहां तक आते आते प्रभात रंजन कहानी की पूरी भूमिका बांध देते हैं, जिस भूमिका के ऊपर अब वो अपनी एक बड़ी राजनीतिक कहानी को स्वरूप देना
की शुरुआत करते हैं। यहां से इस कहानी में राजनीतिक लोगों की एंट्री होती है, और वो उन राजनीतिक लोगों की एंट्री इसलिए होती है क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है उन लोगों के लिए, जहां पर खड़े होकर वो राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में चुनाव आने वाले हैं। एक बात जो मैं प्रभात रंजन के लेखन में मुझे बहुत प्रभावित करती है कि उनके पात्र बहुत सुगठित होते हैं। उनके पात्रों को लेकर आपके मन में कहीं भी कोई संदेह या कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता कि ये ऐसा कैसे हो सकता है या ये ऐसा कैसे हो रहा है। उनके पात्र हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा वास्तविक लगते हैं, हमारे अपने जीवन के पात्र लगते हैं। जैसे छकौरी पहलवान, छकौरी पहलवान का अगर हम पूरे पात्र को, जहां वो खत्म हो गया है, जहां पर जिस जगह उसकी कहानी खत्म हो गई है, वहां पर जाकर हम देखें तो पूरी उसकी कहानी में हमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता जिस पर हम विश्वास ना कर पाए। ऐसा लगता है कि ये कोई जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना चल रही है। यदि कोई लेखक अपने पात्रों को विश्वसनीय बना दे, अपने पात्रों का जीवन विश्वसनीय बना दे, पाठक को उसमें कहीं कुछ भी असहज ना लगे, तब लेखक अपनी कहानी, अपने उपन्यास की पहली सीढ़ी अच्छे से पार कर चुका होता है, ऐसा मेरा मानना है। और छकौरी पहलवान बहुत अद्भुत पात्र है। ये पात्र जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी को पढ़ते हुए दिमाग में दृश्य बनते हैं छकौरी पहलवान के, और मेरे जैसे फिल्मों के शौकीन लोग ये दृश्य बनाते हैं कि ये छकौरी पहलवान का जो किरदार है ये कौन कर सकता है। रंगमंच का ऐसा कौन सा अभिनेता है जो फिल्मों में जा चुका है और जो इस किरदार को बहुत अच्छे से कर सकता है। तब वो सारे दृश्य बनते हैं हमारे सामने। प्रभात रंजन की कहानियों में, प्रभात रंजन के उपन्यास में दृश्य बहुत बनते हैं। उनका जो कोठागोई, हालांकि मैं संस्मरणात्मक उपन्यास ही कहूंगा उसे, लेकिन उसमें भी दृश्य ऐसे ही बनते थे, और उस उपन्यास को पढ़ते हुए भी हमें ऐसा लगता था कि हम सामने बैठकर उस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। और किस्साग्राम में भी वही स्थिति है। किस्साग्राम उपन्यास हमारे समय और हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाता है जो चेहरा हम छिपाने की प्रयास करते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो लोगों के सामने ना आए। और यहां से इस कहानी में बिरंचीलाल साहू, सुशील राय, विधायक राम स्वार्थ राय और बुरहान खान की एंट्री हो जाती है। एक दल के दो लोग, एक दल के दो लोग। और अब यहां पर आकर छकौरी पहलवान वाला मामला और चौतरे वाले हनुमान जी वाला जो मामला है वो राजनीति का रूप लेने लग जाता है। एक कोई व्यक्ति छकौरी पहलवान के लापता होने को इश्यू बनाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति चौतरे वाले हनुमान की प्रतिमा के गिरे जाने, उसका अपमान किए जाने को इश्यू बना लेता है। राजनीति में धर्म का प्रवेश जब हो जाता है तब राजनीति दिनों दिन कमजोर होने लग जाती है। पिछले दिनों मैंने सुना, कहीं किसी ने कहा कि भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत की राजनीति धर्म पर चलती है। मैं पूरी तरह से असहमत हूं। राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये मेरे अपने विचार है। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। समाज का भला राजनीति तभी कर सकती है जब वो धर्म की छांव में ना चल रही हो, क्योंकि अगर राजनीति धर्म की छांव में चल रही है तो समाज उसका विरोध नहीं कर पाता है। जब समाज उसका विरोध करने निकलता है तो कहा जाता है कि आप धर्म का विरोध कर रहे हो। बिरंचीलाल साह ने इसी मुद्दे को उठाया था। प्रभात रंजन की खूबी यह है कि वो बहुत हमारे समय के बड़े बड़े मुद्दों को इस कहानी में इतने सूक्ष्म तरीके से उठाते हैं कि आपको दूसरी बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये जो इशू बिरंचीलाल साह उठा रहा है, इससे हमारे समय की कौन सी बड़ी घटना
प्रतिबिंबित हो रही है। एक लेखक कभी भी एक दिशा में नहीं लिखता, उसके यहां सिंगल डायमेंशन नहीं होता है, वो उसके यहां पर 3 डायमेंशनल लेखन होता है, और अब तो चौथा भी होता है। और उन सभी डायमेंशंस को समझने के लिए आपको उस कहानी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और तब आपको समझ में आएगा, तब आपको दिखाई देगा कि ये जो विरंची लाल साहू जो है साह है, ये जो मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, ये मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठा रहा है, ये जो गांव गांव में प्रभात फेरियां निकाल रहा है, ये जो गांव गांव में चंदा एकत्र करवा रहा है, ये हमारे समय की कौन सी घटना का प्रतिबिंब है। और ये लेखक कितने कितने सशक्त तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को उठा रहा है, अपने लेखकीय दायित्व का निर्वाह कर रहा है। और उसके सामने खड़ा हुआ सुशील राय और बिरंची लाल साहू, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक ही दल के प्रतिद्वंदी। और वो युवा नेता है और उसके पास अपने कारण है प्रतिरोध करने के, विरोध करने के। तो वो बिरंची लाल साह के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, वो दूसरा इश्यू उठा लेता है। अगर आप भारतीय राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और भारतीय राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारतीय राजनीति का एक गुण ये होता है कि जब वहां पर किसी एक इशू को कोई एक दल उठा चुका होता है, उसको अपना एजेंडा बना चुका होता है और उसको अपना झंडा बनाकर जनता के बीच पहुंच चुका होता है, तब दूसरा दल उस एक मुद्दे के विरोध में खड़े हुए दूसरे मुद्दे को अपना एजेंडा बना लेता है। यह भारतीय राजनीति का एक बहुत पुराना गुण है। इसको हम आजादी के पहले से लेकर अब तक भी देखेंगे तो लगभग भारतीय राजनीति की चाल यही है। और प्रभात रंजन जैसे राजनीति के बहुत जानकार लेखक जब लिखते हैं तो इन सूक्ष्म चीजों का बहुत अच्छे से चित्रण करते हैं। और यहां भी इसको पढ़ते समय बहुत आनंद आता है कि जब बिरंची लाल साह ने मंदिर का मुद्दा उठा लिया है, तो अब सुशील राय उठा रहे हैं छकौरी पहलवान का मुद्दा, उनके लापता होने का मुद्दा। तरीका वही है, गांव गांव जाना, वही उनके समर्थन में जुलूस निकालना, उनके समर्थन में प्रचार करना, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना कि छकौरी पहलवान लापता हो गए हैं, उन्हें तलाश क्यों नहीं किया जा रहा है। इलाके का ऐसा पहलवान जिसने 56 दंगल जीते थे, 57वां दंगल जीतने गया था और वहां से लौटा नहीं है नेपाल से। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में कहीं उसने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलकर बैठ गया है। तो इन सब बातों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। और ये कहानी बड़े फलक पर पहुंच जाती है। सुशील राय, बिरंची लाल साहू जैसे लोगों के पीछे हम अपनी राजनीति के चेहरों को देखने लग जाते हैं। हम उन चेहरों को देखने लग जाते हैं जिनको हम रात दिन टीवी पर देखते हैं और इसी तरह से छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते हुए देखते हैं। पब्लिक की भूख, पब्लिक की बेकारी, पब्लिक की गरीबी उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। छकौरी पहलवान और चौतरे वाले हनुमान जनता की भूख और बेरोजगारी से बड़े मुद्दे बनकर जनता के बीच आ जाते हैं और जनता भी उन्हें अपना ही मुद्दा मानने लग जाती है। यह राजनीति का एक गुण होता है कि वो इस तरह के बेकार से मुद्दों को लेकर जब जनता के पास जाती है तो वो कुछ ऐसा सम्मोहन फेरती है कि जनता अपनी भूख और गरीबी को भूलकर इन्हीं मुद्दों पर उनके साथ होने लग जाती है, उनके पीछे चलने लग जाती है। ये एक द्वंद्व है। और दूसरी तरफ एक और द्वंद्व है विधायक रामस्वार्थ राय का और बुरहान खान का। ये जो धर्म की राजनीति है, इस धर्म की राजनीति में ये नाम बुरहान खान ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रामस्वार्थ राय और बुरहान खान बार बार विधायक अदल बदल करके विधायक बनते रहते हैं, लेकिन एक ही दल के हैं। बुरहान खान के टारगेट पर है उस इलाके में रहने वाला पूरा मुस्लिम वोट, और जिसके लिए वो लगातार काम करता रहता है। और रामस्वार्थ राय के सामने भी वही दिक्कत है कि बुरहान खान मुस्लिम वोट के साथ खेल कर रहा है,
तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भीतरघात हो जाए और वो चुनाव हार जाए। भारतीय राजनीति को समझने के लिए इस उपन्यास को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो जो कस्बाई राजनीति है हमारे छोटे छोटे अब तो गांव तक पहुंच गई है। गांव में पंचायत चुनाव जब से होने लग गए हैं तब से ये राजनीति का गंदा खेल छोटे छोटे गांवों में शुरू हो गया है। आप अगर अब किसी छोटे गांव में जाएंगे तो वहां पर वो आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हुए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के जो एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता आ गई थी वो लगातार 5 साल तक चलती है। वो कड़वाहट 5 साल तक चलती है और 5 साल तक वो जब चलने के बाद थोड़ा कम होती है तब फिर चुनाव आ जाते हैं। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग आपस में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से फिर उसके बाद वो एक दुश्मनी का रिश्ता 5 साल तक निभाते हुए चलते हैं। तो उन सब का बहुत बारीक चित्रण है इस उपन्यास में। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि कैसे फिर विधायक रामस्वार्थ राय एक इशू बनाते हैं और बुरहान खान एक इशू बनाते हैं। तो सब मिलाकर अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, अपने अपने एजेंडे लेकर आ रहे हैं। किसी के पास जनता के मुद्दे नहीं है, उनके पास जनता को बरगलाने के मुद्दे हैं और जनता को कैसे भी करके बेवकूफ बनाने के मुद्दे हैं। कई लोग राजनीतिक उपन्यास का मतलब ये समझते हैं कि भारतीय राजनीति की किसी घटना पर लिख दिया गया उपन्यास, या जिसमें कहीं राजनीति हो, चुनाव हो, वो एक राजनीतिक उपन्यास होता है। मुझे लगता है जो भारतीय राजनीतिक दलों, राजनीतिक लोगों और एक पूरे राजनीतिक संगठन के लोगों की मानसिकता को बताए, उन दलों की मानसिकता को बताए और चुनाव से कितना पहले ये लोग जनता के बीच में किस तरह से गलत इश्यूज को लेकर काम करना शुरू कर देते हैं उसको भी बताए और जनता कैसे दिग्भ्रमित होती है उसको भी बताए। तब मुझे लगता है कि किस्साग्राम को मैं एक राजनीतिक उपन्यास कहूंगा, क्योंकि यह उपन्यास भारतीय राजनीति के सारे दांव पेच और उसकी सारी गंदगी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए चलता है। और इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र जो बहुत देर से जिसकी एंट्री होती है, मैं फिर कहता हूं कि प्रभात रंजन को व्यंग जरूर लिखना चाहिए। प्रभात रंजन को व्यंग आज इसलिए जरूर लिखना चाहिए कि वो बहुत सारे व्यंग्यकारों को ये बता सकते हैं कि व्यंग होता क्या है, व्यंग लिखा कैसे जाता है। हास्य के नाम पर कुछ फूहड़ गद्य लिख देने का नाम व्यंग नहीं होता है। इस किताब को पढ़ते समय मुझे कई बार इस किताब की व्यंग की भाषा मुझे अंदर तक बेचैन करती हुई जाती है और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से वो व्यंग की भाषा में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं वो इसकी किस्सा गोई इतनी कई गुना बढ़ जाती है। और इस कहानी में चमन का प्रवेश जो छकौरी पहलवान के साथ गया था, क्या कमाल का रूपक गढ़ा गया है चमन के रूप में। वो चमन जो छकौरी पहलवान के साथ गया था, छकौरी पहलवान जो वापस नहीं आ पाया है और छकौरी पहलवान जो लापता हो गया है, उसका एक साथी जो उसके साथ गया था वो वापस लौट आया है। बहुत कमाल का रूपक है। मैं बहुत विस्तार से खोलकर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको उपन्यास पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उस रूपक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आसपास, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और हमारे मध्य प्रदेश में बाबाओं की खेती बहुत अच्छी होती है। हर 150 किलोमीटर पर एक बाबा पैदा होता है। यहां डरे हुए लोग जहां भी रहते हों, अंधविश्वास से भरे हुए लोग जहां भी रहते हों, वहां बाबाओं की खेती बहुत फलती फूलती है। तो इस उपन्यास का ये जो चमन पात्र है, इस चमन पात्र को पढ़ते हुए आपको वो पूरा दृश्य दिखाई देने लगेगा कि कैसे एक बाबा जमीन से पैदा होता है और कैसे उसके अंदर हवा भरकर उसको एक गुब्बारे की शक्ल में बड़ा किया जाता है। ये चमन बाहर से देखने पे आपको एक धार्मिक पात्र दिखाई देता है,
लेकिन ये भारतीय राजनीति का सबसे काला चेहरा है, ये भारतीय राजनीति का सबसे कलुषित चेहरा है। ये बताता है कि भारतीय राजनीति ऐसे बाबाओं का प्रयोग कर भारत की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाती है, बेवकूफ बनाती है। वो चमन जो अपनी एक कहानी लेकर आया है और उस कहानी के साथ वो कुछ भभूत लाया है और उसका ये दावा है कि वो उसकी मुलाकात हनुमान से हुई है और हनुमान ने ही उसको आदेश दिया है। इतना वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने दौड़ने लग गया, जो मैं बहुत सारे बाबाओं की कहानियों में जानता हूं कि उन बाबाओं के महान बनने के पीछे की कहानियां क्या है। एक लेखक अपने आसपास को इतने सूक्ष्म दृष्टि से भी देख सकता है, यह आपको किस्साग्राम बताता है। किस्साग्राम हमें बताता है कि भारत लगभग एक सा ही देश है। ये नेपाल के बॉर्डर के किसी छोटे से गांव, छोटे से कस्बे की कहानी किस्साग्राम, ये मध्य प्रदेश के सीहोर की भी कहानी है। इतने हजारों किलोमीटर के अंतर होने के बावजूद भी वो सारी गंदगियां समान रूप से हैं। वो धर्म और राजनीति के घालमेल की राजनीति, वो राजनीति में बाबाओं के प्रवेश और हस्तक्षेप की राजनीति, और उसके बाद उन बाबाओं के द्वारा राजनीति द्वारा अपने हित साधने की कलाएं, उन सब का जो चित्रण इसमें दिखाई देता है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि ये सब पूरे भारत में तो एक जैसा ही है। प्रभात रंजन नेपाल की सीमा पर बसे हुए किसी भूतही गांव के आसपास का कहीं कोई किस्सा सुना रहे हैं, और यहां भी तो वही स्थिति है। तब मुझे लगता है कि एक लेखक, हम बार बार वैश्विक कहानियों की बात करते हैं और हम ऐसी कहानियों की बात करते हैं कि भारत कहां पीछे रह जाता है साहित्य में, क्योंकि हमारी कहानियां हमारे परिवेश से बाहर निकलते से ही अजनबी हो जाती हैं, जबकि वैश्विक कहानियां दुनिया के किसी भी हिस्से में पढ़ी जाएंगी वो अपनी सी लगेंगी। तो ये लगभग वैसी ही एक कहानी है कि भारत के किसी भी हिस्से में पढ़ी जाएगी, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसके यहां की ही कहानी कही जा रही है। इस कहानी का प्रभात रंजन ने बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा अंत किया है, सब कुछ हवा में छोड़ दिया है, सब कुछ पाठक के निर्णय पर छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति पर जब भी लिखा जाएगा तो उसका अंत नहीं किया जा सकता। अंत इसलिए नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति के बारे में कुछ भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति उस ऊंट का नाम है जो कब किस करवट बैठेगा किसी को कुछ नहीं पता। ये कब किस मुद्दे का किस तरह से उपयोग कर लेगा किसी को नहीं पता। और प्रभात रंजन ने यहां ठीक ही किया है कि प्रभात रंजन ने सब कुछ हवा में छोड़ दिया है कि ये भारतीय राजनीति के चरित्र हैं। बिरंची लाल शाह हैं, सुशील राय हैं, राम स्वार्थ राय हैं, बुरहान खान हैं, और इस बीच में इन चारों के बीच पैदा हुआ पांचवा मोहरा चमन। चमन जो बाबा है, अब चमन जिसके पास में भभूति है, और चमन जिसके ऊपर दृष्टि है राजनीतिक दल की। उसके बारे में पता करवाया जाने लगा है, उसके बारे में जानकारी ली जाने लगी है कि यह है कौन, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तब मुझे लगता है कि यह उपन्यास असल में हम सबके मन की कहानी कहता है। ये हमारे आसपास जो राजनीतिक लोग घूम रहे हैं, मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरे इलाके में कई सारे राजनेता ऐसे हैं जो जब जिस दल की सरकार होती है तब उस दल में होते हैं। मध्य प्रदेश में बीच में 12-13 महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तब अचानक वो कांग्रेस में चले गए थे, और फिर जैसे ही वापस भाजपा की सरकार आई वो वापस भाजपा में चले गए। तो ये जो प्रवृत्ति है भारतीय राजनेताओं की इन दिनों, कि आप सत्ता के साथ, आप ताकत के साथ, आप पावर के साथ रहना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है भाई प्रभात रंजन ने। और जो शिल्प गढ़ा है,
इसको जिस तरह से रूपक के अंदाज में लेकर चले हैं कि वो जो पीछे है उसके ऊपर एक कहानी गढ़ी गई है, जिस कहानी की किस्सा गोई के सहारे चलते हुए पाठक इस कहानी के साथ साथ चलता रहे, वो उस कहानी को सुनता रहे जो भारतीय राजनीति की कहानी है। बाहर से आपको दिखाया जा रहा है कि ये तो चकौरी पहलवान और चौतरा वाले हनुमान का किस्सा है, लेकिन उन दोनों के बहाने भारतीय राजनीति की बहुत गहरी बातों तक प्रभात रंजन हमको लेकर जाते हैं और उन छोटी छोटी चीजों की तरफ इशारा करते हैं जिन चीजों को लेकर भारतीय राजनीति हमें मूर्ख बनाती है। हम जो भारत की जनता हैं, हम जो इस देश के नागरिक हैं, हमें मूर्ख बनाने का काम उन्हीं मुद्दों से किया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे राजनीतिक प्रश्न प्रभात रंजन ने इसमें उठाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले धर्म का राजनीति में उपयोग, राजनीति पर धर्म का नियंत्रण, उसके बाद बाबाओं का धर्म में प्रवेश, बाबाओं का धर्म पर नियंत्रण और बाबाओं का चुनाव लड़ना। ये एक और प्रक्रिया है जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे। शायद प्रभात रंजन के अंदर के लेखक ने भविष्य में झांक कर देखा है कि बाबाओं का चुनाव लड़ना, हालांकि देख चुके हैं, लेकिन अभी इसको बहुत व्यापक रूप में देखा जाना अभी बाकी है। तो ये जो शिल्प है, जिस शिल्प में सामने एक छोटी कहानी है और उस छोटी कहानी के सहारे सहारे चलते हुए भारतीय राजनीति का पूरा एक रूपक गढ़ दिया गया है, इसमें लेखक के कौशल को सलाम करने की इच्छा होती है और उस भाषा को सलाम करने की इच्छा होती है जिस भाषा के सहारे ये लेखक हमें बांध लेता है और पूरी कहानी सुना देता है। एक ऐसे परिवेश की कहानी सुना देता है जिस परिवेश में हम सब सांस लेते हैं, बड़े होते हैं। हमारी अपनी कहानी सुना देता है, हमारे अपने संतरासों की कहानी सुना देता है। ये आजादी के मोह भंग की कहानी तो नहीं है, लेकिन ये बताती जरूर है कि ये आजादी के मोह भंग के पीछे कारण क्या है। भारतीय राजनीति ने कैसे भारत के जनमानस को कदम कदम पर ठगा है आजादी के बाद से अब तक। अब तक का मतलब यहां सब दोषी हैं। लेखक यहां किसी एक दल की पैरवी करने नहीं आया है, उसने बराबरी से सबको कटघरे में खड़ा किया है। यहां एक्स दल, वाई दल और जेड दल के सब बराबरी से कटघरे में खड़े हैं। एक्स के विरंची लाल शाह हों, सुशील हों, वाई के राम स्वार्थ राय हों, बुरहान खान हों, सबको एक कटघरे में खड़ा किया गया है और उन सब पे प्रश्न उठाए गए हैं। उनके वो घृणित छोटे छोटे स्वार्थ दिखाए गए हैं। दिखाया गया है कि कैसे वो छोटे छोटे इश्यूज को बड़े इश्यूज बना रहे हैं। उनकी पीछे की तिकड़में दिखाई गई हैं, राजनीतिक दलों की बैठकें दिखाई गई हैं और ये सब एक अनूठी व्यंग भाषा में, व्यंग भाषा हो सकता है कुछ नया लगे आपको, लेकिन ये पूरा उपन्यास व्यंग की भाषा में है। हिंदी साहित्य ने बहुत एक काम बड़ा गलत किया है कि उसने व्यंग को एक अलग कैटेगरी रखती है और इस तरह के उपन्यास जो होते हैं इनको व्यंग नहीं कहा जाता, मैं इनको व्यंग कहता हूं। ये व्यंग उपन्यास है और वो जो सामान्य तरह से जिन पे के ऊपर व्यंग उपन्यास लिखा जाता है वो असल में हास्य के उपन्यास होते हैं और उनको हंसने के लिए लोग पढ़ते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं ऐसे लोग उनको भी पढ़ते हैं, लेकिन व्यंग उपन्यास ये होता है। इस तरह के उपन्यासों को पढ़ते हुए जब आप अपने अंदर वो बेचैनी महसूस करते हैं, वो छटपटाहट महसूस करते हैं और आपको लगता है कि ये जो कहानीकार है ये ठीक वही प्रश्न उठा रहा है जो आपके भी मन में है। ये उन्हीं सवालों को लेकर आ रहा है जिन सवालों को लेकर आप भी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इन सवालों के उत्तर कौन देगा। तब किस्साग्राम को मैं तो कह सकता हूं कि ये एक व्यंग उपन्यास है और ये एक मुकम्मल व्यंग उपन्यास है। इसके पास व्यंग की भाषा है, इस उपन्यास के पास व्यंग के तेवर हैं और इस उपन्यास के पास व्यंग की वो करुणा भी है जो अंत में पैदा होती है। यहां व्यंग के पास में एक और बड़ी ताकत होती है कि व्यंग जब रूपक गढ़ता है तो वो आकाश के समान अनंत हो जाता है।
यहां पर प्रभात रंजन ने भी एक छोटा सा छकौरी पहलवान और चौतरे वाले हनुमान के बहाने जो बड़ा रूपक गढ़ा है, उस बड़े रूपक में भारतीय राजनीति का एक एक पात्र समा जाता है और हम बस स्तब्ध होकर लेखक की किस्सागोई के साथ बहते हुए चले जाते हैं। तो ये उपन्यास पढ़ने के बाद आपको बेचैन कर देगा। आप थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद परेशान होते हैं और अगर आपके आंखों पर किसी एक राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा है, तब ये उपन्यास आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप किसी राजनीतिक चश्मे से इसको पढ़ेंगे तो फिर तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा होता है। अगर कोई लेखक ऐसा लिख रहा है तो ऐसा होता है। आपको अपना चश्मा या तो उतारने की जरूरत है या अपने चश्मे को साफ करने की जरूरत है। प्रभात रंजन एक बड़े फलक की कहानी लेकर आए हैं। किस्साग्राम बहुत छोटा सा उपन्यास आकार में 112 पेज का उपन्यास है। तो पढ़ते हुए आपको, जब इसको आप हाथ में लेंगे तो आप कहेंगे कि 112 पेज के उपन्यास में क्या क्या दे दिया होगा प्रभात रंजन ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी उसी द्वंद्व में घूम रहे हैं कि एक बड़ा उपन्यास क्या आकार में भी बड़ा होना चाहिए? क्या एक बड़ा उपन्यास अपने कथ्य में, अपने विस्तार में और अपनी सीमाओं को तोड़ने में बड़ा हो रहा है, तो क्या जरूरी है कि वो 100 पेज में हो गया हो तो उससे फर्क पड़े? 700-800 पेज का मोटा भारी भरकम उपन्यास लिखने के बाद भी आप अगर विषय तक नहीं पहुंच पाए तो फिर ऐसे उपन्यासों को सलाम नहीं करना चाहिए जो 100 पेज के छोटी सी सीमा में ही अपनी सारी बात कहकर निकल जाते हैं। चूंकि मैं तो गजलों से जुड़ा रहा हूं, गजलों में तो 2 पंक्तियों में आपको अपनी पूरी बात कहनी होती है। एक भी शब्द बढ़ा नहीं सकते, मात्राएं निर्धारित हैं कि आपको इतनी ही मात्राओं में पूरी बात कहना चाहिए और कहना पड़ेगी। अगर आप मात्राओं से बाहर निकल गए तो आपकी बात खत्म हो गई। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। 2 लाइनों में पूरी बात हो गई। तो इस 100 पेज के उपन्यास में क्या पूरी बात नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उसके लिए कौशल चाहिए, उसके लिए कला चाहिए। कम शब्दों में जब कहना होता है तब बड़ी कौशल और बहुत कला की जरूरत होती है। जब आपके पास में खेलने के लिए स्पेस छोटा हो रहा हो तब आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। और प्रभात रंजन ने बहुत सावधानी से इस उपन्यास को रचा है। यह हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई की कहानी है। ये किसी पहलवान की कहानी नहीं है, ये किसी मंदिर की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान की कहानी है, ये भारत की कहानी है, ये भारत की राजनीति की कहानी है। ये भारत की राजनीति में जो लाल कालीन बिछे हुए हैं उनके नीचे सड़ रही गंदगी की कहानी है। ये हम सब की कहानी है। ये हम सब की कहानी है कि हम गलत तरह के मुद्दों पर उलझ जाते हैं और उस आधार पर हम राजनीतिक लोगों को वोट देने लग जाते हैं। हम छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हम अपनी भूख, गरीबी, बेरोजगारी सबको भूल जाते हैं और हमें याद रह जाता है मंदिर का मुद्दा, हमें याद रह जाता है छकोरी पहलवान का मुद्दा, और हम ऐसे मुद्दों पर वोट करने लग जाते हैं। ये इस कहानी में कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये एक लेखकीय साहस की भी कहानी है, कौशल की कहानी है, साहस की कहानी है, और ऐसी कहानियों को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। पता नहीं आप लोग राजनीतिक चीजें पढ़ना कितना पसंद करते हैं। मुझे राजनीतिक चीजें पढ़ना बहुत पसंद है, और हिंदी में तो चूंकि कम मिलती हैं, तो इस तरह की किताबें जब सामने आती हैं तो मेरा बड़ा दिल खुश हो जाता है। कोठा गोई प्रभात रंजन की पढ़ी थी और उस समय से उनकी भाषा का मुरीद हो गया था, भाषा का जबरदस्त फैन हो गया था। फिर जब मैंने XY का Z की कहानियां पढ़ी तो शिल्प का फैन हुआ कि कैसे संस्मरण और कहानी के बीच के उस छोटे से गैप को खत्म करके दोनों को मिलाया जाता है और कैसे कुछ ऐसा रच दिया जाता है जो अनूठा होता है। इसमें मैं उनकी भाषा, उनके शिल्प, उनके कौशल सबका फैन हूं, और इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है
कि ऐसे प्रयास हिंदी के लेखकों को समय समय पर करते रहना चाहिए। तो ये एक अद्भुत उपन्यास है जो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है वर्ष 2024 में। 199 रुपए इसकी कीमत है। 112 पेज का उपन्यास है। किस्साग्राम अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, सब जगह उपलब्ध है। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, आप राजपाल एंड सन्स से बुला सकते हैं और जरूर पढ़िए। इस उपन्यास को एक बार दो बार जरूर पढ़िए और हमारे समय की कहानी को सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभात रंजन का उपन्यास किस्साग्राम। अगली बार मिलते हैं फिर किसी और किताब के साथ।